मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो फिर 100% श्योर रहती हूँ कि यही ऑप्शन होगा, बट देन फिर वो गलत हो जाता है और नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा टाइम होता है जहां पर हम रैंक बूस्ट करते हैं। ये रैंक बूस्टर टाइम है। क्योंकि लेक्चर देखते हुए मतलब डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही होती है माइंड में एक टाइम पे। आप टारगेट टेबल बनाओ। टाइम टेबल भैया बहुत पुरानी बात हो गई। टाइम टेबल पता है किसके लिए बनाई जाती है? 4th क्लास के बच्चे के लिए, 6th क्लास के बच्चे के लिए। ऐसा नहीं होगा कि तीनों सब्जेक्ट ही हार्ड हो गए होंगे। इसका मतलब फिर आप 100% फोकस के साथ नहीं। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, ये सब डिवाइस करने में 2 घंटे। इवन कुछ बच्चों को देखो पेज पलट देंगे, 2-4 ही फॉर्मूले होते। सर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी या फिर नोट्स क्या पढ़ना चाहिए? तो कैसे हो सब लोग? नीट 2026, हाँ सबका टारगेट क्लियर है ना? किसी और का कुछ और टारगेट तो नहीं है? मतलब फोकस है नीट 2026 पे या ब्लॉगर 2026 की ब्लॉग बनाना है सिलेक्शन के बाद, सजेशंस देने हैं लोगों को। ऐसा तो नहीं है, दे सकते हैं सिलेक्शन के बाद, अभी नहीं। पहले सिलेक्शन का सोचते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो अभी सबने पढ़ना चालू कर दिया। तो पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस है? सर साल बदल गया है, हाँ कैलेंडर बदल गया है, कॉपी नई हो गई है, दोस्त नए हो गए हैं, ऐसा कुछ। मतलब यहाँ पे 10 मंथ्स हम लोग मान के चल रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेके हम अप्रैल तक लेके चल रहे हैं। एग्जाम 4 मई को हो जाए, चाहे आगे 1 हफ्ता आगे हो जाए, मई को हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो डिसाइडेड है अब नीट 2026। कोई नीट 2025 या सॉरी 2027 वाला तो नहीं है इधर, नीट 2026 वाले। मतलब फोकस अब यही है अगला। भाई ये कहना बहुत आसान है कि सर सिलेक्शन हो जाएगा, सीट चाहिए, सबकी विशेष है, ये सबका विश है कि भैया कितना, 1 सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए अपने फेवरेट कॉलेज में। ये तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग फेवरेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, इसको 1 सीट चाहिए। ये तुम्हारा नहीं, बहुत सारे लोगों का सपना है। हर एक आदमी नीट का फॉर्म भरता है ना, तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं एग्जाम हॉल में पढ़ के भी नहीं जाते ना, तब भी सोचते हैं, तुक्के की पावर समझना चाहते हैं। वो यही सोचते हैं कि हो सकता है, जैसे अभी टेस्ट में होता होगा, किसी किसी टेस्ट में लगातार गलत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टेस्ट के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर सोच रहे हैं कि भाई कहीं टॉप कर गए तो। तब तो यार बताना पड़ेगा स्ट्रेटजी क्या थी। अब ये तो स्ट्रेटजी बता नहीं सकते कि भाई तुक्का मारा था। कभी कोई होता है ना, कुछ क्वेश्चन का ऐसी आंसर सही आ गया तो दोस्त पूछता है कैसे हुआ, तो अरे भाई बहुत मुश्किल से पढ़ा था, ये वाली किताब पढ़ी थी। आता नहीं है, तुक्का फिट हो गया है। लेकिन रियल में बताऊं तो ये विशेष जो है कंप्लीट करने के लिए ना, अपने पास बहुत सारे लोग, ये तुम्हारा ही नहीं, इंडिया में कम से कम नहीं तो ये 10 लाख लोगों का विश है। 10 लाख लोग सीरियसली इसको चाहते हैं। इसके लिए 10 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो भैया चाहते हैं कि हाँ भाई साहब, उनके अंदर की ये इच्छा शक्ति है कि भाई साहब मेरी एक विश है, ये पूरी हो जाए कि भाई साहब मैं सीट ले लूँ। बट तुम्हें ही पता है 10 लाख लोगों का कुछ नहीं, सिर्फ 1 लाख लोग होंगे जो डॉक्टर बन पाएंगे। उसमें भी अगर सही से क्लासिफिकेशन करें तो 50,000 लोग हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बन पाएंगे। इस साल 10,000 और बढ़ा दो, 60,000 हो जाएंगे। तो अब आखिर डिफरेंस क्या है? सपने देखना बुरी बात नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ पे हमने रील बना दिया है तो हर एक लाइन पे अब वो लग रहा है, लेकिन रियलिटी है कि सपने देख लिया कि हाँ सपना सब लोग देख रहे हैं। तुम यहाँ पर बैठे हो, बहुत सारे लोग अपने अपने घर से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से बैठ के सोच रहे हैं कि भाई सपना है। लेकिन ये सपने पूरे कैसे होते हैं? दिक्कत क्या होती है? पहले दिन आना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। जैसे अपने बैच में लोग आते हैं ना, पहले दिन आते हैं बहुत जोश में कि भाई साहब ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या कर देंगे। पहले दिन तो आदमी हर एक टाइम सोचता है। जैसे अभी जो 11th से 12th में आता है, वो 12th के पहले दिन पता है कितने क्रांतिकारी थॉट्स रखता है कि भाई साहब जो 11th में हुआ सो हुआ, 12th में तो डे 1 से कोई बैकलॉग नहीं, सारा डीपीपी। 11th में जो हुआ सो हुआ। कुछ दिन बाद 12th में आके अब जैसे जुलाई आ गई तो अब सोच रहा होगा कि भाई साहब अब 1 शॉट से कर लेते हैं भाई। दिक्कत क्या है ना कि भाई ये स्टार्ट करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी क्या है, तुम्हारे पास टाइम है। अब इस चीज़ को तुम, टाइम अच्छी बात है कि अगर तुम्हारे पास है तो, बट इसको गंवाने लगेंगे तो भाई सबसे बेकार चीज़ हो जाएगी। अभी से बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस साल हमें बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि भाई पीडब्ल्यू ने हर एक साइड से रिजल्ट दिया है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो।
हर एक जगह से। यही जनकपुरी के बच्चे को मैं इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है, उसका भी रील काफी वायरल हो रखा है, ठीक है। तो भाई साहब कहीं से भी रिजल्ट आ सकता है, बस पहचानना है खुद को कि क्या क्या कर सकते हो। बहुत आसान सी चीजें हैं। तुमसे मैं पूछूं कि यार मुझे ना सिलेक्शन चाहिए, तुमसे कोई तुम्हारा छोटा भाई पूछ देगी यार 10th में बहुत अच्छा परसेंटेज चाहिए, तुम उसको यही बोलोगे पढ़ना है। तो सेम चीज तुम भी मेरे से पूछो क्या करना चाहिए, तो पढ़ना है। लेकिन सर पढ़ना कैसे है? हर एक दिन अच्छा नहीं होता, हर एक दिन बहुत शानदार नहीं होगा, हर एक दिन बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हर एक दिन हो सकता है कि मन ना कर रहा हो कि यार नहीं यार आज अच्छा दिन नहीं जा रहा। बट तुम्हारे में और जो सिलेक्शन वाले लोग हैं, अगर आप देखोगे डिफरेंस क्या होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, वो यही डिफरेंस है कि एक ना डिसिप्लिन लेके बैठा होता है इंसान कि नहीं यार मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बैठेंगे यार चुपचाप पढ़े रहेंगे, टाइम बाहर नहीं जा सकते, रूम में ही बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे, करना है। देखो प्रिपरेशन के मैं अभी इस टाइम पर मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को 2 लेवल मेंटेन करके रखना है, 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिर जैसे ही कैलेंडर बदलेगा जनवरी फरवरी के बाद, वहां पे 3rd स्टेप पे आएंगे। पहले मैं चाहता हूं कि 2 स्टेप ख्वाब देख लिए हैं। सबसे पहले अभी जुलाई से लेकर, या फिर हम बात करें अगस्त से लेकर फरवरी तक, कुछ लोगों के लिए जनवरी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जनवरी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फरवरी हो सकता है। ये देख लेना, यहां से लेकर 2025 से लेकर ये टाइम, बहुत सारे लोग यहां पर टाइम है सिलेक्शन सिक्योर करने का। ये टाइम है जहां पर सिलेक्शन सिक्योर हो जाता है किसी बच्चे का, कि भाई साहब वो सिलेक्शन लेके बैठ चुका होता है, उसको पता होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो फेज आता है ना कि भैया फरवरी 2026 से लेकर और अप्रैल 2026, ये हमारा टाइम होता है जहां पर हम रैंक बूस्ट करते हैं। ये रैंक बूस्टर टाइम है। हम अगस्त में बात कर रहे हैं इसीलिए हम इतना ज्यादा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ये रैंक बूस्टर टाइम है और ये सिलेक्शन टाइम है, यहां सिलेक्शन सिक्योर करना है। अब यहीं पर दिक्कत होती है। कुछ लोग होते हैं ये सिलेक्शन सिक्योर करते टाइम क्या करना शुरू करते हैं, रैंक बूस्ट करने लगते हैं। रैंक बूस्ट कैसे होता है वो भी बात करेंगे। पहले सिंपल चीज समझते हैं, सिलेक्शन कैसे सिक्योर करना है। आज के टाइम पे 2025 का पेपर लेंगे तो सिलेक्शन सिक्योर होता है कि 550 प्लस है तो सिलेक्शन हो जाता है। 550 से 650 कैसे जाना है, 680 कैसे जाना है, वो यहाँ डिसाइड होना शुरू होता है। बट सब लोग गलती क्या करते हैं, जैसे अभी पढ़ना शुरू करेंगे, मान लो यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे, मोल पढ़ रहे, अब यहीं पर क्या करेंगे कि सर उल्टा करना शुरू करते हैं। एक ही चैप्टर पढ़ा है, उसको जाके अभी टाइम है क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क हुआ नहीं है, टेस्ट भी शुरुआत में कम होते, तो कभी क्या करेंगे, मान लो मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मान लो ऑफलाइन में पढ़ा तो जाके ऑनलाइन में वीडियो देखेंगे, आता है फिर भी, क्योंकि हमें रैंक चाहिए ना भाई साहब। कोई भी ऐसे सोचता है कि भाई रैंक बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, भाई ये वाली किताब कर लेते, वो वाली किताब कर लेते, नहीं, यहीं पर खुद को कंट्रोल करना है। दिक्कत वो नहीं है कि एक चैप्टर आपका बहुत अच्छा है, हमें एक चैप्टर को बहुत स्ट्रांग नहीं करना है, हमें भैया सारे चैप्टर्स को स्ट्रांग करना है। और बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी किसी एक चैप्टर को पकड़ के। हमें 30 चैप्टर को, जो केमिस्ट्री की, या 30 चैप्टर फिजिक्स की, या 30 चैप्टर अगर बायो के हैं तो उसको पकड़ना है और उसको स्ट्रांग करना है। उसमें पीएचडी नहीं करनी है, हम पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं बनना है, हमें एमबीबीएस वाला बनना है। उसके लिए क्या चाहिए, तो उसका अप्रोच सही करो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ सिलेक्शन टाइम अलग है। सिलेक्शन टाइम के टाइम पर क्या करना है, इस टाइम पर 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सर यहां पर इस टाइम पर बता रहा हूं आपको कि इस टाइम पे क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2। सर यहां पर 2 ही स्टेप्स करने हैं, लेकिन सच बता रहा हूं लिखना बहुत आसान है। मैं लिख तो दूंगा, तुम्हें ही पता होगा, लेकिन इसको ना दिमाग में रख लेना। जब ये वीडियो आ जाएगी ना, या कभी कभी लगे कि नहीं यार मुझे भूल चुका हूं, बस देख लेना एक बार कि यार क्या करना था हमें। कभी भी डेविएशन आए प्लीज अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो। मुझे लग गया कि यार मैं कहीं बर्बाद हो रहा हूं, मुझे लग गया कि यार कोई चीज मेरी खराब हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जल्दी सीख जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट ईयर मैंने खुद को एक्सेप्ट करा कि यार मुझे थोड़ी सी मोबाइल की एडिक्शन हो गई। मैंने एक्सेप्ट करा कि यार एडिक्शन हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिना फालतू का ऐसे ही खोल रहा हूँ मोबाइल, मतलब ऐसी हालत हो गई कि मोबाइल ऐसे ही, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा, जहाँ पे मैं कुछ क्रिएटिव सोच सकता हूँ वहाँ पे मोबाइल खोल ले रहा हूँ। तो एक्सेप्ट कर रहा कि नहीं यार मोबाइल एडिक्शन हो चुकी है, तो मोबाइल में लॉक लगाओ। आज के टाइम पे अगर मैं अपना मोबाइल का इंस्टाग्राम खोलना चाहूँ तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं मुझे, और वो 10 तो छोड़ो, 5 पे आते आते मुझे लगता है कौन करेगा यार इतना मेहनत। वो बेइज्जती वाले क्वेश्चन मैंने खुद के लिए बनाए हैं। मुझे पता है कि मुझे एडिक्शन हो चुकी है, तो मुझे रोकना है, उसको कैसे रोकूंगा, तो मुझे अपने आप को रोकने के लिए जो तरीका लगता है, हम खुद को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ना, खुद को क्रिटिसाइज करना हमें आता है। कोई दूसरा बोलेगा कि तुम फेलियर हो, बेकार लगेगा,
लेकिन जब टेस्ट में मार्क्स खराब आएंगे ना, तुम खुद को बोल सकते हो। मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में बोल लेता था, और मुझे लगता है सबको बोलना चाहिए, क्योंकि तुम खुद के सबसे बेस्ट, अगर प्रेज करना है तो सबसे बेस्ट आदमी हो, और क्रिटिसाइज करना है तो भी सबसे बेस्ट इंसान हो। क्योंकि हम अगर खुद को सेल्फ एक्लेमेशन देंगे ना कि यार मैं अच्छा हूं और बुरा हूं, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो प्लीज ट्राई करना। स्टेप 1 क्या है? तो सर कुछ ऐसा बहुत हाई फाई स्टेप्स नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। स्टेप 1 सिंपल सा है, आप लेक्चर करिए। लेक्चर करने का मतलब ये नहीं कि सर ऐसे लगे पड़े हैं, मूवी टाइप देख रहे हैं, आ गए, हाँ सर शुरू हो जाइए, जैसे चलो अभी तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो सुन, ऐसा चल सकता है। लेक्चर करने का मतलब क्या होता है कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे। प्लीज देखना, स्टेप 1 सिंपल सी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो यहाँ सिंपल सा है, आप लेक्चर्स अटेंड करिए। लेकिन भैया सर लेक्चर अटेंड तो सर हम कर ही लेते हैं, लेकिन यहां पर याद रखिएगा 100% फोकस के साथ यहीं पर रह के। ये नहीं कि लेक्चर चल रहा है और सर ने जैसे ही कुछ बोला, कुछ भी चल रहा है, मान लो पानी की बात चली, किसी और की याद आने लगी, ये नहीं होना चाहिए। 100% अटेंडेंस के साथ, फोकस के साथ। ये नहीं कि आप भाई कुछ, जैसे दोस्त होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि फायदा भी होता है दोस्त का और दोस्त का लॉस भी होता है। मान लो कोई जोक मार दिया सर ने मजाक मजाक में, ऑब्वियस है, ठीक है, आजकल हमारी जरूरत हो गई है बहुत ज्यादा जोक्स पे, रील्स पे। तो होता क्या है, मान लो एक सिंपल सा जोक मारा कि यार जनकपुरी में देख यार इतना पानी हो गया, इतनी बारिश हो गई, या कुछ भी हो गया, पता चला दोस्त साइड में होता ना, भाई डूब गया उसका, तो डूबा कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन। बोल तो रहा हूं कि आजकल हमारे पास इतना वेला टाइम है, पढ़ाई को छोड़ के हम सब लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई हमारा मेन अभी फोकस होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सबके लिए टाइम है। तो पहला काम क्या करना है भाई, जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो, अगर दोस्त वैसा है जो बहुत ज्यादा डेविएट करता है, प्लीज ऐसे दोस्त को अगले साल सिलेक्शन के बाद, उन दोस्तों की जरूरत है बट अभी नहीं, सिलेक्शन के बाद। जो टॉपर्स होते हैं ना, सुना होगा बार बार कि उनके बहुत कम दोस्त होते हैं, ग्रुप्स कम होते हैं। रीजन क्या होता है? ऑब्वियस है, अभी आप सबके फेवरेट बनोगे ना, तो कल होके वो सारे लोग आपको ताने देने के लिए तैयार रहेंगे। सिर्फ सोच लो कि इस साल फेवरेट बनना है कि अगले साल सिलेक्शन के साथ फेवरेट बनोगे। इस साल फेवरेट बनने से फायदा नहीं होगा, दोस्त का बर्थडे मना लेंगे, अच्छी पार्टी कर लेंगे, बट अगले साल ना मेडिकल कॉलेज में जाके, दिल्ली में रहते हैं, जाके देखना कितना प्यारा प्यारा मेडिकल कॉलेज है, तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई साहब क्या बर्थडे हो सकता है दोस्त का, किसी दोस्त को कितना अच्छा सरप्राइज दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सोच लो, डिसाइड कर लो, बस ये कोशिश करना कि भैया लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करना है। दोस्त अगर साथ दे रहा है तो दोस्ती रखो, नहीं दे रहा है तो ऐसा नहीं कि लड़ झलो, मतलब ठीक है थोड़ा सा पता है डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, बट प्लीज क्लास के अंदर 100% अटेंडेंस, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किसी भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है किसी की ट्यूनिंग मेरे साथ अच्छी हो, किसी किसी और के साथ हो, किसी और के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भी करना ये चीज दिमाग में रख लेना कि भैया मुझे 100% फोकस के साथ क्लास अटेंड करनी है। तो क्लास अटेंड करने से क्या हो जाएगा, वो तो सब लोग कर रहे हैं, अपनी बैच में इतने लोग कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? अब देखो डिफरेंस होता है यहाँ पर स्टेप 2 में। सर पहला अटेंडेंस लेक्चर क्लियर। स्टेप 2 में क्या होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो डेली अपने पास डेली क्लास रिवीजन करते हैं। सर हमारा दिक्कत पता है क्या होता है, जैसे एक सिंपल सी हैबिट बोल रहा हूं, आप क्लास करो 1.5 घंटे की 2 घंटे की जो भी क्लास होती है, रिवीजन टाइम अगर आप 100% फोकस के साथ हो ना, मैं लिख के देता हूं हर एक क्लास बहुत, मतलब हर एक दिन अगर 3 क्लास हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, तो उसमें से एक क्लास ऐसी होगी जिसका रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा। किस दिन हो सकता है फिजिक्स में बहुत हार्ड पढ़ा दिया हो, किस दिन केमिस्ट्री में हार्ड, ऐसा नहीं होगा कि तीनों सब्जेक्ट ही हार्ड हो गए होंगे, इसका मतलब फिर आप 100% फोकस के साथ नहीं। पहला काम क्या करना है कि आपको घर जाके एक सिंपल सी हैबिट डालनी है कि जो पढ़ा है उसको मैं सबसे पहले आकर रिवाइज करूंगा। अगर आपने यहाँ 5 घंटे पढ़ा है, 6 घंटे पढ़ा है, तो 1/3 टाइम, 1/3 टाइम में डेली रिवीजन करूंगा। 1/3 रूल फॉलो करो कि सर जो भी 4 घंटे पढ़ा है तो सर 2 घंटे में 1 घंटे में खत्म होना चाहिए। ये एक सिंपल सी हैबिट है, बट नहीं फॉलो होगी, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर हो गई ना तो बस बता तो रहा हूं, आज डेट मेंशन कर लो, अगले साल मिल जाऊंगा मैं, फिर यही मिल जाऊंगा। तो मैं लिख के दे रहा हूं कि बस कर लेना, बस एक दिन के लिए नहीं बोल रहा हूं, डेली करने के लिए बोल रहा हूं, अगले 10 महीने करना है। जब तक क्लास चल रही है क्लास अटेंड करो और डेली क्लास का रिवीजन कर लो। प्लस उसके बाद स्टेप 2 में और क्या आता है, तो सर यहां पर होमवर्क अपने को करना है, चाहे वो आपको डीपीपी के फॉर्म में मिल रहा हो, चाहे मॉड्यूल के फॉर्म में मिल रहा हो, या फिर कोई और फॉर्म मिल रहा हो। ये पहला डेली स्टेप्स हो गए।
अब दिक्कत क्या आती है, सर हम डेली तो कर लेंगे, फिर आता है टेस्ट। तो कुछ महानुभाव लोग ऐसे होते हैं जो संडे के टेस्ट के लिए पढ़ते हैं फ्राइडे से। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपने कभी प्लान ही नहीं किया। अगर आपको टेस्ट है, टेस्ट का अगले 6 महीने का सिलेबस तुम्हें अभी बता दिया जाता है। आई थिंक सब लोगों को पता चल जाता है कि अगले 6 महीने तक क्या होने वाला है। मुझे ये कम से कम 6 महीने छोड़ो, अगले महीने कौन कौन से टेस्ट होने ये पता होता है। ये पता है कौन से दिन टेस्ट होने, कितने सिलेबस का होना है। और डेली जो क्लास कर रहे हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो और होमवर्क कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखो आपको स्टेप 1 में और क्या ऐड करना है। जहां पर टाइम मिल रहा है, क्लास करा, रिवीजन करा, या अगर मान लो अब मैथ्स के टर्म में बात करूं कि भैया अगर ये टाइम आपका x है तो x/3 हो गया, यहां पर आपको ये अगेन आपका मुझे लगता है 2/3 टाइम मैक्सिमम बोल रहा हूं। ये तब लगेगा जब बहुत अच्छे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हों, तब जाके 2/3। मैं अगर 4 घंटे पढ़ रहा हूं तो 4 घंटे ये कर रहा हूं, ठीक है। 4 घंटे अगर क्लास हो रही है तो 4 घंटे में पढ़ रहा हूं। ये बहुत सारे लोगों का जल्दी हो जाता है। कुछ लोग फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ लोगों के साथ जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मुझे एक बार में समझ में आ जाती है चीज़ें, मैं फास्ट लर्न कर सकता हूँ। तो अगर आप उस तरह के, तो आपका टाइम यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि बाकी लोगों से आप आगे चल जाते हो, डेली अच्छा लगता है, क्लास में हीरो बनना शुरू होते हो, सर भाव देना शुरू करते हैं, आसपास वाले भाव देना शुरू करते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार अपने का तो सिलेक्शन हो ही जाए। कुछ लोगों को तो अभी मान चुके होंगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी चैप्टर ही पढ़ा 1-2। धीरे धीरे मजा कब आना शुरू होता है? जब चैप्टर्स बढ़ते हैं। जब यहां तक देखो, यहां तक तो टीचर्स तुमसे पूछ रहे होंगे कि हाँ भाई कितना किया कितना नहीं किया। 2 महीने बाद ना सेम टॉपिक के बारे में कोई टीचर नहीं याद दिलाएगा, क्योंकि ऑब्वियस उसका काम है आगे बढ़ना। तो वो अब यहां पर जो अटेंड कर रहे थे लेक्चर, अब यहां पर स्टार्ट होता है कि भैया लेक्चर तो अटेंड कर लिया, अब शुरू करो रिवीजन। किसका? सर ओल्ड टॉपिक्स का। अगले 2 महीने अब ओल्ड टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अब तुम बोलो सर डेली रिवीजन करोगे ना, तो सच बता रहा हूं, टेस्ट देने के लिए जो सैटरडे को पढ़ते हैं ना, सैटरडे को छुट्टी करते हैं, सैटरडे को क्लास नहीं करेंगे, वो हालत कभी नहीं आएगी। हम लोग क्या करते हैं ना, हम बस जैसे हम लोग मेंटली कब प्रिपेयर होते हैं? जब एग्जाम आता है। पहले से सोचते हैं, हमें पता है कि एग्जाम आने वाला है संडे को, बट हम मंडे को पता है क्या सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई ठीक है यार, आज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमें पता है संडे को एग्जाम कब क्या होने वाला है, क्या सिलेबस है, इवन सिलेबस भी हो चुका होता है, बट हम सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें हमारा प्लान पता ही नहीं होता है। यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है। जो टॉपर्स होंगे, जैसे अभी कुछ लोगों से मैं, मतलब जिन लोगों को मैं धीरे धीरे जान रहा होता हूँ, तो उन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो सबके सब मैं सीधा सा जानता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। सही टाइम पे सही जगह पे खड़े रहोगे तभी सिलेक्शन लेके जाओगे। सिलेबस कुछ लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे होते हैं, इधर कंप्लीट कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन ठीक ठाक हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ रैंक लेके निकल जाएंगे। बट अभी तुम्हारे पास टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। बस कुछ बेसिक हैबिट्स डालनी है, ये स्टेप्स फॉलो करने की। ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन प्लान कर लो। अब ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन कैसे प्लान करें भाई? हर एक दिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो भी आपका टाइम है कि यार 2 घंटे 4 घंटे जो भी, जिसका भी फास्ट, जैसे बायो रिवीजन मुझे लगता है कि फास्ट कर सकते हो। जैसे लगता है कि नहीं यार केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये रिवीजन थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिजिकल में, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो अब आप प्लान अपना कर लो। तुम्हें पता है तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें पता है जब तुम पढ़ रहे थे तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम आसान लग रहा था, या तुम्हें फिजिक्स में वेक्टर आसान लग रहा था। कुछ लोग का होगा ना, कुछ टॉपिक बहुत प्यारा होता है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे 11th का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है फिजिक्स का, थर्मल प्रॉपर्टीज और वो सब वाला, मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी याद कर सकता हूँ, रिवाइज कर सकता था अपने टाइम पे, क्योंकि वो आसान होता है, उससे स्कोर भी जल्दी आ जाता है। सिमिलरली उधर जाके फिजिक्स में देखोगे, रे ऑप्टिक्स, ये सब चीजें जो होती हैं थोड़ी सी आसान लगती है अगर आपको, क्योंकि 4 ही 5 फॉर्मूले उसी में घूमता फिरता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो ये आपको पता होता है। कुछ लोगों का फिजिक्स अच्छा होगा, केमिस्ट्री बेकार होगी, कुछ लोगों की बायो अच्छी होगी, कुछ और बेकार होगा, उल्टा भी हो सकता है। ये हर एक का अपना अपना है। तुम्हें जो लगता है कि मेरा रिवीजन ये तरीका है ना, उसको फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो, सुबह 4 बजे पढ़ो कि 6 बजे पढ़ो, नहीं। कोई ऐसा कोई डिसाइडेड फैक्टर नहीं है कि सुबह पढ़ने से सिलेक्शन होता है, शाम को पढ़ने से होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर एक टाइप के लोगों का सिलेक्शन होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना नोट्स बनाने से सिलेक्शन होता है, नई नोट्स बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सबसे सिलेक्शन होगा। तुम अगर अपने रास्ते पे सही से बैठे हो ना, अगले 10 महीने तक चुपचाप कि यार मुझे करना है, मैंने क्या बोला, रिवीजन ओल्ड टॉपिक्स का करना है। अब ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन कैसे करते?
अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है ना, तो आप पता है क्या करते हो, जो भी होमवर्क कर रहे हो या जो भी PYQs कर रहे हो, यहाँ पर ना आप एक दो काम करना शुरू करते हो। जैसे सिंपल सी चीज है, आप ना स्टार करते हो, कुछ क्वेश्चंस मार्क करते हो, कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रहे होते हो कि यार मेरे ना ये क्वेश्चंस है, मॉड्यूल के हो गए, DP के हो गए। जैसे मैं बोलूं कि यार मोल कॉन्सेप्ट जब मैं कराऊंगा तो मैं 500 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन रिवाइज करते टाइम थोड़ा ना 500 क्वेश्चन करोगे। अब रिवीजन करने के लिए एक बच्चा पढ़ रहा है कि सर H2O का मोलर मास, अच्छा 2 × 1 प्लस, इसका रिवीजन कर रहे हो अगर तुम, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर सही से नहीं काम कर रहे थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपको इसके लिए हाँ शुरुआत में आप लेक्चर देखते टाइम लगा सकते हो बेसिक्स में टाइम, बट जब एक बार आपने पढ़ लिया, अब पता चला टॉर्क पढ़ रहे हैं सर, टॉर्क = R × F पढ़ रहे हैं सर, अब पता चला क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने सही से उस टाइम क्लास अटेंड नहीं करी। अगर आपने सही से किया होगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाएंगे तो पीछे का भूलते आएंगे। स्टार करते जाओ, क्वेश्चंस के ऊपर स्टार मार्क करते जाओ। स्टार मार्क क्वेश्चंस क्या होते, जैसे मैं मतलब जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फॉलो कर सकता था मैं, जैसे मैंने एक फर्स्ट राउंड के स्टार मार्क करे, फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई तो मैं एक काम करता था कि भाई अगर मेरे 500 क्वेश्चंस हैं तो मैं ऐसे मार्क कर लेता था कि फर्स्ट टाइम मेरी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम फंसा, चाहे वो मॉड्यूल हो, DPP हो, चाहे जो भी तुम यूज कर रहे हो। तो उससे क्या होता है ना, शॉर्टेड होना शुरू हो जाता है आदमी का। जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ NCERT का अच्छा क्वेश्चन है यार, तो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ या चीजें मार्क करता हूँ। तो वैसे ही अब मैंने फिर से जब रिवीजन करने आया ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने पुरानी चीजें सब अच्छे से कर रखी हैं, मुझे सिर्फ कौन सा करना है, स्टार मार्क करना है। मुझे इतना पता है मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं रिवाइज करूंगा भाई, उतना तो मुझे आता है। तो हर एक आदमी की अपनी अपनी औकात के हिसाब से सोच लो कि यार मुझे क्या क्या चीजें और जल्दी कर सकता हूँ। आपने 500 क्वेश्चन है तो उसको 500 क्वेश्चन को फिल्टर आउट करो। फिल्टर आउट करोगे, सच बता रहा हूं, पहली बार अगर आप करोगे 100 क्वेश्चन निकल जाएंगे जिसमें फंसेगा कि हाँ यार ये 100 क्वेश्चन है। जब दोबारा रिवीजन करोगे ना तो उसको डबल स्टार करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अब बता रहा हूं तुम्हें, हम लोग जितने लोग भी जो भी तुम्हें दिखेंगे, ये सेकंड टाइम प्रॉब्लम आई सर, आप 500 से ना अगर 500 क्वेश्चन लेके बैठे हो और सही से प्रैक्टिस करोगे, पहले 100 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ये मैक्सिमम बता रहा हूं, अगले में देखोगे 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज आंसर मत रटना कि रट लिया आंसर, नहीं, फिर फायदा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में खासकर, क्योंकि हर एक टाइम नया तरीके से अपने आप को सोचना है कि यार मैं फिर से कैसे फंस रहा हूं। अगर मैंने चीजें रिवाइज करी है, सही चीजें करी है, प्लीज उसके बाद एक 3 स्टार मार्क करो। जो 3 स्टार जो होते हैं, जैसे अब 3 स्टार क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो पूरे चैप्टर में भाई साहब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग थर्ड टाइम करते टाइम भी फंस जाते हैं। थर्ड टाइम भी करेंगे तो ये 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, ये 15 क्वेश्चन। लेकिन ये तब हो पाएगा ना जब हम तीसरी बार रिवीजन करेंगे, यहाँ तो एक बार नहीं हो पाता। यही पर डिफरेंस है। अभी इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, बहुत सही टाइम है, अभी से कुछ हैबिट्स डालो। इसीलिए हम सब मिलने आए तुमसे, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है अगले साल हमारा रैंकर यहाँ बैठा हो। बस कुछ हैबिट्स डालो, क्योंकि 500 क्वेश्चन रिवाइज करने जाओगे ना, एग्जाम दिन के नहीं होगा, एग्जाम हॉल के टाइम पे फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होगी। तो प्लीज स्टार मार्क करो। सर ये क्वेश्चंस का अप्रोच ऐसे रख लो कि यार मुझे ऐसे ऐसे करना है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बचा लेने हैं, चाहे वो किसी के भी हो सकते हैं। मान लो कोई JEE मेंस के PYQs कर रहा है, कोई नीट के PYQs कर रहा है, कोई किताब कर रहा है, कोई भी किताब कर रहे हो, कोई मॉड्यूल कर रहा है, जहां भी हो उसके 15-20 क्वेश्चन हाईलाइट कर लो कि यार ये मेरे अच्छे। अब पता चला कुछ किसी के 3 स्टार पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इसका मतलब पढ़ाई सही नहीं चल रही भाई। 3 स्टार पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई सही नहीं चल रही, या फिर वो टॉपिक आपका बहुत ही बेकार है। क्योंकि उसका एक बेसिक रूल है 20 से 25 क्वेश्चन। ये 3rd स्टार ना मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम। अगर इक्विलिब्रियम जैसा चैप्टर होगा तो 25 क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि सर 100 क्वेश्चन 3 स्टार है, इसका मतलब भैया पढ़ाई सही से नहीं चल रही। ये काम करना है सबसे पहले। आप जब ओल्ड टॉपिक्स को रिवाइज करने जाते हो तो भाई ये ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन जो होगा स्टार क्वेश्चन से करना शुरू करो। और प्लीज अपनी प्लानिंग अगले 5 दिन 7 दिन की, मैं नहीं बोल रहा हूँ 6 महीने की बना लो, बट कम से कम अगले 15 दिन 20 दिन की एक प्लानिंग होती है ना कि यार मुझे ये चीजें करनी है। एक टारगेट शीट बनाओ कि भाई ये मेरा टारगेट शीट है, मैं इसको अचीव करूंगा। सब लोग आज के टाइम पे बहुत सारे ऐप भी आ चुके हैं, बट मोबाइल यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं। आप टाइम टेबल बनाओ चाहे ना बनाओ, आप टारगेट शीट बनाओ, आप टारगेट टेबल बनाओ। टाइम टेबल भैया बहुत पुरानी बात हो गई। टाइम टेबल पता है किसके लिए बनाई जाती है? 4th क्लास के बच्चे के लिए, 6th क्लास के बच्चे के लिए, कि भैया तुम्हें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। स्कूल में बनाई जाती है कि भाई सुबह फिजिक्स की क्लास होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी। यहाँ तुम्हें अकेले पढ़ना है, तुम्हें किसी ग्रुप की जरूरत नहीं। तुम्हें एक चीज फिक्स रखनी है, कोचिंग कब जाना है, कब क्या क्या करना है। उसके अलावा टारगेट क्या है,
मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेन टारगेट तो पता ही है ना, तो बाकी टारगेट्स को क्लासिफाई करोगे, यार मंडे को ये करूंगा, केमिस्ट्री को इस टाइम पे रिवाइज करूंगा, फिजिक्स को इस टाइम पे करूंगा। हो सकता है जैसे मान लो संडे है, तो संडे थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है जिस दिन टेस्ट होता है। तो डिमोटिवेटिंग दिन जैसे मैं सोचता था कि भाई मुझे जूलॉजी अच्छा लगता था, तो मैं सोचता था कि यार ऐसे डिमोटिवेटिंग दिन फिजिक्स फोड़ूंगा, कुछ आएगा है नहीं, उल्टा 2-4 गालियां अपने आप को दूंगा, बेटर है जूलॉजी पढ़ लेता हूँ। तो आपको ना अपनी पसंद पता होती है कि यार कहाँ पर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, इसको मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। इस सब्जेक्ट को मैं मतलब होता है ना कि रास्ते चलते चलते मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में, इतना अच्छा मेरा प्यारा सब्जेक्ट है। और एक सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ने के लिए टेबल चेयर पे फोकस पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करो अपने बारे में कि यार मुझे क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसको टारगेट टेबल बनाओ कि यार मेरा डेली टारगेट है, आपका वीकली टारगेट है। ये टारगेट्स डिसाइड कर लो कि भैया डेली टारगेट क्या है, वीकली टारगेट मेरा क्या है। इसमें से थोड़ा सा अपनी औकात से ज्यादा टारगेट रखने की कोशिश करो, ठीक है ना। मंथली टारगेट क्या है, लास्ट वाला टारगेट तो आपको पता ही है। इसमें से कुछ टारगेट्स अपनी औकात से ज्यादा रखो। हो सकता है पुश करने की आदत लग जाए, आप ज्यादा पुश कर पाओ, तो कोशिश ये करो कि भैया मुझे टारगेट टेबल बनाना है। टाइम टेबल बहुत पुरानी चीज है, टाइम टेबल कोई मशीन नहीं हो तुम आज के टाइम पे कि 6 बजे से, मैं भी बहुत पहले बनाता था कि 6 बजे से उठा, 6 से 8 जैसे होता है ना, सब लोग बनाते भी होंगे आजकल। 6 से 8 क्या होता है, फिजिक्स पढ़ रहे। टाइम टेबल के साथ दिक्कत क्या होती है कि 6 से 8 लिख देंगे, जैसे मैं बनाता था कि 5 बजे उठ जाऊंगा, 6 बजे से फिजिक्स पढ़ूंगा। सोच रहे हो, नींद ही नहीं खुली। आदमी क्या सोचता है कि भाई मैं टाइम टेबल बना रहा हूं। टाइम टेबल बनाने में ऐसे भाई सब लोग बनाते हैं। नींद कब खुल रही है, 8 बजे। अब कुछ लोग होते हैं डिस्ट्रक्टिव, जैसे मैं भी कभी कभी गुस्से में कि अरे यार अब तो फिजिक्स का टाइम निकल गया, तब केमिस्ट्री बर्बाद कर लेते हैं। फिजिक्स बुरा ना मान जाए भाई, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा, उसका नींद नहीं खुली, मुझे पता है कि वो, इसीलिए मैंने टाइम टेबल बहुत पहले स्क्वैश कर दिया कि नहीं यार टाइम टेबल नहीं बनाना भाई। क्योंकि टाइम टेबल क्या करता है, फालतू का एक जबरदस्ती कुछ चीज थमा देता है। अगर मैं उसके बदले मैंने क्या बनाना शुरू किया कि भाई मैं फिजिक्स के क्वेश्चन करूंगा 50, अब वो दिन में 4 बजे करूं या शाम को 4 बजे 6 बजे करूं, भैया मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैं 50 क्वेश्चन फिजिक्स के करूंगा, तब जाके मेरा आज का मतलब मजदूरी मेरी आज की पूरी होगी। सीधी सी बात है। हम सब लोग इस तरह से टारगेट बनाना शुरू किया कि भाई मुझे फिजिक्स के, आप टारगेट टेबल बनाओ कि यार फिजिक्स के मुझे ये करने, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करने। अब वो सुबह करने शाम को करने नहीं पता, केमिस्ट्री को 50 क्वेश्चन करने, सर बायो के 50 क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन करने। ये आपका टारगेट अगर है तो वो अचीव करने की कोशिश करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, कि सर किस टाइम पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको लग रहा है कि नींद आ रही है तो चुपचाप एक अलार्म लगा के सो जाओ कि हाँ यार ये मेरा टाइम है, मैं इस टाइम पे उठूंगा। फिर अब यहाँ पर एक और दिक्कत आती है, कुछ लोग होते हैं मनचले टाइप, भाई साहब अलग ही लेवल पे जी रहे हैं। वो उनको पता चल गया टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, टारगेट देख लेंगे कर लेंगे। वो पता है टारगेट कैसे अचीव करते हैं, टिक मारने के चक्कर में। ऐसे मैंने भी कभी कभी शुरुआत में करा है कि भाई साहब 50 क्वेश्चन है, पता है क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन खोले, साथ में सॉल्यूशन खोल लिया, खट हाँ खट हो गया, हाँ हाँ हो जाएगा। ये कभी नहीं होता भाई। कभी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के अगर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, अनटिल अनलेस आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका ब्रेन यूज नहीं है, तब तक आपका सिलेक्शन, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो सिंपल सा कहानी की तरह न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते वैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो कोशिश करना कि भाई साहब मुझे अपना टारगेट टेबल बना के रखना है, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बॉटनी का, जूलॉजी का। और ये टारगेट टेबल सिंक होना चाहिए किसके साथ, जो तुम्हारा टेस्ट है, जो तुम्हारी क्लास की चीजें चल रही है उसके साथ, कि हाँ यार जैसे अभी मान लो कुछ टॉपिक चल रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस पुराने टॉपिक्स का मुझे वो करना है। ये बस बेसिक, मैंने बोला ना, ये बेसिक चीज है जिसको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है कि भाई साहब बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज है, बस करना है। यही नहीं होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट ही हमारा बेकार होता है। हमारा प्लानिंग पार्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे ये सच बता रहा हूँ, अब ये वीडियो देखने वाले तुम लोग आज से बहुत सारा हाँ सर करेंगे करेंगे, अरे सर हम लोग तो मतलब तूफानी लोग हैं, हाँ हम तो स्प्राइट पी के सीधी बात करते हैं, सर पक्का कर लेंगे। 2 महीने बाद आएंगे ना, 2 महीने बाद यहीं पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि सर गड़बड़ हो गया है, अब कैसे करें। वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वैसे लोग फिर से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ टाइम करो कि भाई ये मुझे ना बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है, सिंपल स्टेप्स है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं है कि इसके लिए उल्टा लटक के पढ़ना है, सीधा लटक के पढ़ना है, कुछ नहीं करना, सिंपल पढ़ाई करनी है। लेकिन हाँ तरीका है, आप उसको प्लान कीजिए। जब यहाँ पहुँच जाओगे ना, इतना करने लगोगे, इसको कर दे, अच्छा हाँ एक चीज़ और भाई, इसमें टेस्ट भी देना है, सबसे खतरनाक चीज़। कुछ को बीमारी भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को टेस्ट का नाम सुनते ही हाथ पैर कांप जाते हैं।
होता है ना अलग अलग टाइप के, हमें पता है ना हम कितने अलग अलग टाइप की बीमारी लेके बैठे हैं। हमें टेस्टोफोबिया हो रखा होता है, जैसे ही टेस्ट का नाम आता है सर कल दे दें, परसों दे दें, ऐसे ही आता है ना। सैटरडे को, हर एक सैटरडे को प्लान आता है कि यार ये वाला टेस्ट छोड़ देते हैं, अगले टेस्ट में तो भाई मतलब 720 में 720 ही है। ऐसा सबके मन में आया है, ऐसा नहीं तुम्हारे मन में आता है, हम लोग के मन में भी ये ऐसा लगता है। हर एक सैटरडे को लगता था कि यार मतलब भगवान करे भूकंप आ जाए, बस ये वाला टेस्ट, बस ये वाला टेस्ट बच जाए, इसके बाद अगले टेस्ट में तो भाई मतलब मंडे से जो पढ़ेंगे ना भाई साहब वो फोड़ देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे। ये हमें लगता है भाई टेस्ट देना है, टेस्ट से आप कुछ चीज़ें सीखते हो। जब तक तुम पढ़ रहे हो ना, जब तक तुम पढ़ रहे हो, तुमसे अभी तुम सोचो ना 9th-10th में ही पढ़ रहे थे, 8th में ही पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्यों डर लगता है, यहाँ पर क्यों कंपटीशन आया, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है। अदरवाइज तुम सोचो ना 6th-7th में भी तो पढ़ाई कर रहे थे ना, तुम ही थे, घर वाले भी वही थे, पढ़ना वहाँ पर भी था। लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया है कि सर यहाँ पूछा जाता है, हर एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन बाद तुमसे पूछा जाता है क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, बताओ। उसको एक टेस्ट दे दिया, वहां पर नहीं फर्क पड़ा। 6th क्लास के बच्चे देखो कितना मस्त चल रहा है, 97% ऐसे ही आ जा रहे हैं, सूखे ही आ रहे हैं उसके। वो तुम्हें गाइड कर देगा कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उसको पूछने वाला 3 महीने में एक बार आता है, वो भी वही पूछेगा जो मैम ने पढ़ाया है। हमें जो पढ़ाया गया उसके अलावा उसके ऊपर दिमाग लगाना है, तो डिफरेंस ये है। तो प्लीज ट्राई करना कि भाई टेस्ट देना है, और टेस्ट के क्वेश्चंस एक ना एक अपनी पास रॉन्ग क्वेश्चंस की ना, या फिर रॉन्ग क्वेश्चंस हो गया, या फिर हम मिस्टेक बुक बोलते कि सर ये आपकी मिस्टेक बुक है। इसको जितना हो सकता है अपने साथ, जो लोग जैसे मुझे नहीं पता, शायद अब मोबाइल ने शायद शिफ्ट कर दिया, बट मुझे लगता है जैसे मैं अभी देखो मैं क्लास में अभी कोशिश करता हूँ, मोबाइल मैंने भैया को दे दिया कि भाई रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डेविएशन होगी तो ऑब्वियस है वो वाइब्रेट करेगा, किसी का भी फालतू की चीज़ें दिमाग में थॉट्स आएंगे, कौन मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे बेटर है कि उसको साइड कर दो। जब भी मुझे लगता है कि हमें क्लास में जाता हूँ मोबाइल साइड में रखता हूँ, अनटिल कैलकुलेशन के लिए उठानी हो तो कुछ हैबिट्स डालो। मिस्टेक बुक क्यों बनानी है, क्योंकि जैसे ना आप, मैंने फिर से बोला कि भाई साहब आप खुद को ज़्यादा अच्छे से जानते हो। हम लोग साथ क्या होता है, हम तुक्का मार देते, सही हो जाता है, हम घर पे आते चेक भी नहीं करते कि यार तुक्के क्यों मारे मैंने, खुद को हम शायद चेक भी नहीं करते। 180 में मान लो 150 नंबर आ गए, उस दिन हम देखते भी नहीं कि मैंने कितने तुक्के मारे थे, कितना मुझे आता था, कितना मुझे नहीं आता था। आप मिस्टेक बुक बनाओ अपनी, आपको अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है कि तुक्का वाले कैसे सही हो गए, ठीक है आज तुक्का चल गया, कल नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये कोशिश करो। मिस्टेक बुक मतलब क्या हो गई कि आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने, 3 टाइप के क्वेश्चंस कि सर एक 100% के साथ 100% राइट था, 100% राइट था, एक तुक्का वाला राइट था, और एक 100% रॉन्ग था कि भाई साहब ये तो बस मतलब पता है कि हाँ गलती कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, उल्टा सीधा कर दिया है, बस कैसे भी करके। होता है ना कुछ कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आदमी को लालच आ जाता है कि मार देते हैं। होता है ना, आदमी होता है कि लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा तो अल्फाबेटिकली देख के मार देता है कि सबका, जैसे होता है हम लोग के फिजिक्स में खासकर ऐसे देखो, मान लो जैसे 2.0 जूल दिया है, -3.0 जूल दिया है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मैं भी उसमें से एक था कि भाई अगर ऐसे दिया है तो एग्जाम हॉल में कुछ भी थॉट्स आ रहे मेरे, मैं पता है क्या आइडेंटिफाई करता, ऑड वन आउट कर दो। देख रहे हो डेसिमल के बाद 0 0 है, 0 है, यहां पर यही आंसर होगा। नहीं आ रहा तो कुछ ना तो चुल मची पड़ी है कि भाई मार देते टिक, वो काम नहीं करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि भाई मुझे ये काम नहीं करना। अभी अगले 7-8 महीने तक बस ये चीजें फॉलो करनी है, बेसिक सी चीजें हैं, बस 2 ही स्टेप फॉलो करना है, बस रिपीट मोड पे। थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट यही करना है, इससे सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा, गारंटी है। बस आप उसको करते रहिए, सिलेक्शन सिक्योर कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्शन सिक्योर होगा ना, आदमी सर उठा के चलना शुरू कर देता है। अभी क्या होता है ना, कोई पूछ देगा ना ऐसे नॉर्मली पढ़ने के लिए, घर वाले ऐसे प्यार से पूछ देंगे ना, तब भी गुस्सा आता है कि अबे क्यों, मतलब इतना, मतलब पापा होता है ना कि अबे इतना बेकार समझ रहे हो आप क्या। वो बेकार नहीं समझ रहे, वो हम लोग के अंदर, हमारे अंदर जो एटीट्यूड है ना, उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। कभी भी देखोगे आज के टाइम पे कौन ज़्यादा परेशान रहता है, परेशान इसलिए लोग रहते हैं, स्ट्रेस में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप जो कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहे लगता है। अगर आप सोच के आ रहे हैं कि आज पढ़ना है, घर से निकलेंगे खुशी खुशी निकलेंगे, पढ़ने आएंगे, पढ़ने आए तो अच्छी बात है ना, तुम्हें कुछ मिला,
तुम्हें तो मुस्कुराते हुए रिटर्न होना चाहिए कि यार मुझे आज कुछ अच्छा सीखने को मिला, यार सर ने मुझे बताया कि ये चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें होती है। तुम कैसे पहुंचते हो? ऐसा लगता है जैसे भाई साहब किसने मार पीट के भेज दिया है। क्यों? क्योंकि तुमने उस एटीट्यूड से ही नहीं बैठे। हमें लगता है जैसे मुझे कोई बोलता है कि यार ये चीज़ गलत हुई है, ये चीज़ किसी टीचर ने बता दिया, किसी दोस्त से, बच्चे ने बता दिया, तो मुझे लगता है हाँ यार कुछ तो पढ़ाया इसने, कुछ तो बताया मेरे लिए सीखने के लिए कि हाँ यार मैं सीखूं इस चीज़ को। तो तुम्हारा एटीट्यूड गलत हो जाता है, इसलिए हमें बुरा लगता है कि अरे मम्मी ने, पापा ने ऐसा बोल दिया, सर ने ऐसा बोल दिया। ऐसा कोई रियल रीज़न थोड़ी ना है। एक बात बताओ ना, तुम खुद से सोचो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, पापा को क्या मिलेगा? पहले दिन कुछ नहीं मिलता, बुढ़ापे में शायद कहीं हो सकता है तुम कुछ हेल्प कर दोगे, लेकिन तुम्हारे सिलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा लाइफ तुम्हारी चेंज होती है। ये बात याद रखना। तुम ये जो पढ़ रहे हो ना, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। ये तुम जितना भी पढ़ रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि डे 1 पे जो लाइफ चेंज होगी वो तुम्हारी चेंज होगी, किसी और की नहीं होनी है। पापा या टीचर्स, हम बस प्राउड लेते हैं, हमारे अंदर बस एक प्राउड सेंस होता है। जैसे मैं एम्स में नहीं गया हूँ और मुझे इस बात की खुशी रहती है कि यार हमारे स्टूडेंट्स हैं, यार कभी भी जाएंगे बात करते रहते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ यार हमारे स्टूडेंट्स, एक प्राउड है। पापा को बस इस बात का प्राउड है कि मेरा बच्चा है। अदरवाइज जिंदगी तुम्हारी सेट होगी, जिंदगी तुम्हारी बदलेगी, पहले दिन दूसरे दिन तुम डॉक्टर बनोगे, तुम स्टेथोस्कोप लेके घूमोगे। तो ये बात दिमाग से उठा के रख देना कि भाई मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, नहीं, तुम खुद के ऊपर एहसान कर रहे हो। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद खुद को देखोगे ना, तो तुम्हें प्राउड होगा कि यार मैंने सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए थे। तो ये चीज़ तो दिमाग से हटा ही देना कि भाई मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ या घर वालों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। नहीं, आप अपनी कंडीशंस को सही कर रहे हो, आप अपने रिजल्ट से, और ये बहुत अचीवेबल है। अभी 10 महीने के अंदर अचीव हो जाएगा। बाकी किसी चीज़ में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। कोई बिजनेस करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, कोई रील बनाने जाएगा आज के टाइम, उसमें बहुत कंपटीशन है। तो भाई ये चीज़ बहुत आसान सी है, यहाँ पे सब कुछ दिमाग का खेम है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है भाई। आपको बस अप्रोच सही रखनी है, करते रहना है। तो कोशिश करना है कि भाई अपना सिलेक्शन सिक्योर करो, और ये सिक्योर हो जाएगा आपका फरवरी के आसपास। कैलेंडर बदलेगा ना 1-2 महीने के अंदर, आदमी को पता चलने लगता है। जैसे पढ़ोगे ना, पढ़ने के साथ अच्छी बात क्या होती है, कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप 1 महीना अच्छे से पढ़ लो, आपको खुद के अंदर ना कॉन्फिडेंस दिख जाएगा, खुद को चलने का स्टाइल, टीचर से मिलने का स्टाइल, कोई पूछेगा तो आपको बताने का स्टाइल, कोई बोलेगा तो सीखने का स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है। 1 महीने करके देखो, 6-7 महीने में तो पूरा अलग ही हो जाओगे, पूरे जनकपुरी में घूम जाओगे, सब लोग समझ जाएंगे कि ये बच्चा है सिलेक्शन। हम लोग टीचर्स को पता चल जाता है कि ये सिलेक्शन ले चुका है, बस इसको फाइट करनी है अब रैंक के लिए। रैंक फाइट करने के लिए भाई अलग से कुछ नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, ये बोरिंग काम अगले 7-8 महीने करो, लास्ट के 2 महीने आके ना, जब ये बोरिंग काम अच्छे से कर लेते हो, लाइक हर एक चैप्टर तुम्हारा समराइज हो चुका होता है, हर एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप ये डे 1 से मान के चलो कि मैं अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको इतने अच्छे तरीके से इस टाइम पे कर लूँ कि जब मैं यहाँ पहुंचू ना फरवरी में, और मुझे सर ने बोला या मुझे रिवाइज करना हुआ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगे, इससे ज़्यादा ना लगे। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, ये सब रिवाइज करने में 2 घंटे। इवन कुछ बच्चों को देखो पेज पलट देंगे, 2-4 ही फॉर्मूले होते। अब रिवाइज करने का मतलब ये थोड़ा ना s = ut + ½ at² रिवाइज करोगे, वो भी फरवरी में, फिर उसका मतलब टाइम पास चल रहा है। अगर आप सिलेक्शन सिक्योर कर चुके हो तो आपको हर एक चैप्टर रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। लास्ट में देखते हो एग्जाम से 1 दिन पहले आदमी पूरा NCERT ऐसे पलट देता है, खट खट खट, ऐसे लगता है जैसे फोटो स्टेट मशीन होगा, जेरोक्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वो चीज़ अभी से बना के रखो। फरवरी से बाद क्या करना है, फरवरी के बाद खासकर 14 फरवरी के बाद, ठीक है, मतलब ऐसा 14 फरवरी के बाद मतलब मिड ऑफ फरवरी के बाद, हमने दिन को देख रहे हो कैसे बना रखा है, ठीक है, ऐसी ही हंसी आ जा रही है। 14 फरवरी मतलब मिड ऑफ द मंथ, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ के बाद हमें चेंजेस करने खुद के अंदर, जैसे टेस्ट देना शुरू किया। रैंक कैसे बूस्ट होता है, आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, चीजें हो गई हैं। अब रैंक बूस्टर क्या होता है कि रैंक बूस्ट करने के लिए भैया कुछ नहीं, आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट भी अलग अलग टाइप के। सर एक होता है पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे, पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे, एक होता है फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे, कुछ ऐसे होते हैं कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे होते, कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते। मतलब उसके बाद ना आप खेलना शुरू करते हो, उसके बाद खेलना शुरू करते हो। जैसे हम लोग एज अ टीचर मैं बोलता हूँ कि यार तुम्हारा अगर सिलेबस हो गया है, लग रहा है कि हाँ भाई मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म हो गया है, तो अब क्या करो, चैप्टर पकड़ लो। जैसे मान लो मेरा, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ग्रेविटेशन वीक है, तो उसका मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, क्योंकि ग्रेविटेशन मेरा वीक है, मुझे एक चैप्टर को अच्छा करना है, तो उस चैप्टर के 50-100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे टेस्ट में। अगर मुझे लग रहा है नहीं यार मुझे तो आता है, काइनेमेटिक्स पूरा आता है, तो उसको मैं एक चैप्टर का टेस्ट देके बड़ा स्मार्ट नहीं बनूंगा, नहीं, फिर फायदा नहीं।
फिर उसको काइनेमेटिक्स को के साथ मर्ज कर दूंगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सबके साथ मिक्स कर दिया। एक चैप्टर का टेस्ट तब देना है जब आपका पोर्शन वीक है। जैसे अभी एक चैप्टर का टेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि अभी आपको उस चीज को स्टडी कर रहे हो। फरवरी में जाके एक चैप्टर का टेस्ट उसका देना है सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज जिसका वीक टॉपिक। सर वीक टॉपिक है, ये क्या है? मॉडरेट टॉपिक के लिए। ये क्या है? मॉडरेट टॉपिक के लिए कि हाँ मॉडरेट है, आता है। और फुल सिलेबस तो भैया कॉन्फिडेंस के लिए ही होता है। फुल सिलेबस पहली बार दोगे मार्क्स कम आएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब जो लोग यहाँ बैठे होते हैं, जो सिलेक्शन सिक्योर करके रैंक की तरफ जाते हैं, उनसे बस एक ही चीज होती है, उन लोगों से कुछ अलग नहीं बोला जाता है। जैसे अभी हम लोग जैसे AIR में क्लास लेते हैं, उनसे कुछ अलग नहीं करवाते। बस क्या करते हैं? लेवल अपग्रेड कराया जाता है, ताने ज्यादा दिए जाते हैं। तुम्हें पता है टॉपर्स को ज्यादा ताने मारा जाता है। उनको टीचर्स, जैसे अभी जितने भी रैंकर्स है, अभी एक नाम भूल रहा हूँ लड़की का, वो थी लास्ट टाइम, मैंने बहुत ज्यादा सुना है भाई। मतलब जब भी फोन करा कुछ मार्क्स कम हुए तो डांट सुन रहे हैं। उनको पता है कि हाँ ये चीज गलत करी है। अब पता है जैसे हमें किस बात का रैंक क्रिएट कैसे होता है, जो 550 लेके आ रहा है और 700 लेके आ रहा है, दोनों में डिफरेंस ज्यादा थोड़ी ना है। 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन मतलब हर एक सब्जेक्ट में 5 से 6 क्वेश्चन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी हटा 5 से 6 क्वेश्चन। और 5 से 6 क्वेश्चन कैसे गलत करते वो लोग कि सर ऐसा नहीं, टॉपिक नहीं आता, क्योंकि टॉपिक वो खत्म कर चुके होंगे फरवरी तक। वो क्या करते हैं कि जैसे जल्दी जल्दी में कुछ अपनी अंदर की मिस्टेक्स निकल के आती हैं, सब्जेक्ट आता है। ये रैंक बूस्ट कैसे होता है? आप अपनी एक एक सिली मिस्टेक्स पे फोकस करते हो। आप रैंक बूस्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे होते बोलते हैं सर लेट पहुंचा इसीलिए 2-4 क्वेश्चन का वो हो गए। जैसे आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में क्या होता है? जैसे मैं अपनी साइकोलॉजी बताता हूँ। मैं टेस्ट में अगर लेट पहुंचता था ना, तो मुझे अंदर से एक होता ना, शुरुआत के 10 मिनट मुझे बहुत अंदर से होता ना, घबराहट टाइप हो जाती थी। अगर किसी एग्जाम हॉल में मान लो लेट पहुंचा तो मुझे लगता था कि यार सब लोगों से आगे पीछे छूट गया हूं मैं। तो उसके बाद मैंने आदत बनाई कि नहीं यार, मुझे ना अपने कॉन्फिडेंस के लिए पहले पहुंचना है। आए चाहे ना आए, मुझे पहले पहुंचना है भाई। मुझे क्लास में मैं अकेले बैठूं कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा, वही जाके रिवाइज करूंगा, बट मुझे सबसे पहले पहुंचना है। रीजन कि उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है। मुझे बगल वालों से फर्क नहीं पड़ता, कुछ होंगे जो कूल बन रहे होंगे कि उनको लास्ट में आना है, मुझे नहीं आना भाई। मेरा अपना तरीका है, मैं OMR सबसे पहले फिल करके साइड में रख लूंगा। तो ये मेरा, मुझे अपना कॉन्फिडेंस पता है। सिमिलरली तुमसे बोल रहा हूं कि ये तुम्हें पकड़ना है, तुम्हारी अपनी। अब यहाँ पर हर एक बच्चा अपने अपने तरह से एनालाइज करता है कि भाई उसका क्या वीक पॉइंट है। कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर का जैसे पहला 2 क्वेश्चन देखा नहीं हुआ तो उनका कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो गया। कुछ का टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं करके गए तो सर सोच के ही नहीं गए। जैसे हम लोग किसके, इस साल पेपर में क्या हुआ है? कुछ अलग थोड़ी ना हुआ है। इस साल के पेपर में भी देखोगे जो 11th-12th वाले बच्चे वो भी अच्छा कर गए। रीजन क्या है? जो लोग, वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग, आपने एग्जाम हॉल में एक बार अगर खुद को समझा लिया ना, जैसे इस बार के पेपर में जितने बच्चों से बात, मैंने कहा कैसे खुद को कंट्रोल किया यार, 600 नंबर कैसे आ रहे तुम लोगों के, बाकी लोग तो बर्बाद हुए। तो ये सोचो उसकी इतनी प्रैक्टिस हो रखी है कि बोला कि सर अगर मेरे से नहीं हो रहा ना, इसका मतलब मुझे पता है कि 95% जनता से नहीं हो रहा। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब बहुत सारे टेस्ट दे चुके होंगे आप। दुनिया भर के जितने भी आस पड़ोस में मोहल्ले में है ना सब लोग, इन सबके टेस्ट दे चुके होंगे, पता चल जाएगा कि इससे अब इससे खतरनाक कुछ नहीं आ सकता। आपको हर एक टेस्ट में आदत लग जाएगी कि यार मेरा कॉन्फिडेंस कितना रखना चाहिए। पेपर डिफिकल्ट है मतलब कट ऑफ कम जाएगी, अपने आप ही अंडरस्टूड होगा कि इसमें हर एक चीज पे हाथ पैर नहीं मारना है, ठीक है। पेपर इजी है मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगा, सबको स्कोर करना है, मुझे भी स्कोर करना है। और जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए पेपर डिफिकल्ट ही ज्यादा आसान होता है। रीजन कि भाई डिफिकल्ट पेपर में ना आधे से ज्यादा लोग, 70% लोग तो पेपर देख के हाल टाइट हो जाती है, वो अपने आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। 30% लोग बचते हैं जो लड़ रहे होते हैं, और वो जब लड़ेंगे तो अच्छे से लड़ेंगे फिर वो। तो इसीलिए बोल रहा हूं पेपर देना है। इसमें बस इसके अंदर क्या करना है कि भाई आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है। वो अलग अलग टाइप की ये इंडिविजुअल मिस्टेक्स होंगी, किसी का बायो का अलग ज्यादा मिस्टेक होगा, किसी की फिजिक्स की अपनी मिस्टेक्स होंगी, ये काम करना है। तो भैया बस यही सब करना है और बस फाइनल डे जाके एग्जीक्यूट कर देना है। फाइनली क्या देना है? एग्जाम ही तो देना है। बस पेन एंड और दिमाग लेके जाना है। नोट्स तो जाएंगे नहीं, पर्ची जाएगी नहीं, ठीक है। जितनी पर्ची बनानी है बना लो, लेकिन लास्ट में क्या जाएगा? जो दिमाग में है। तो यहाँ पर जितने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितने सुंदर नोट्स बनाने, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई एग्जाम हॉल में सुंदर नोट्स मैटर नहीं करेंगे। मैटर करेगा आपका बेहतरीन रिवीजन और आपका सुंदर मार्क्स। मार्क्स अच्छे लगते हैं ना यार, सोच रहे हो 720 में 720 कितने सुंदर मार्क्स है, देख रहे हो। थाला भी आ रहा है, ऐसे आ रहा है सर, ये सब चीजें आ रही हैं। मार्क्स मैटर करते हैं और वो चीज ज्यादा मैटर करेगी। बहुत जैसे किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, आप अच्छे नोट्स बनाते बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी की बेकार राइटिंग है, कोई स्लो लिखता है, तो ये मत कह रहे भाई फ्रस्ट्रेट बैठे कि सर मेरी तो मतलब मेरा नोट्स ही नहीं बन रहा। हर एक आदमी के नोट्स, मैं तो
मतलब मेरे नोट्स शायद मुझे नहीं पता था कि मैं टीचिंग लाइन में आऊँगा, तो मैंने तो एक पेज को ना 16 ब्लॉक्स में डिवाइड करता था, A4 शीट लेता था 16 ब्लॉक्स में, ऐसे काटता था मैं कि भाई ये रहा मेरा बायो का हो चाहे उसमें, और मैं ऐसे बनाता था इसके अंदर छोटू छोटू। मुझे ऐसा लगता था, कोई बोलता था भाई चीटिंग करने के लिए उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना खतरनाक लिखता था। ये होता ना कि भाई साहब ये चीज़ें हैं, ये मेरा अपना तरीका था कि भाई मुझे इस तरह से इनऑर्गेनिक याद करनी है। जैसे अब तो इनऑर्गेनिक कम हो गया है, बट हम लोग टाइम में बहुत इनऑर्गेनिक था, तो मुझे याद है कि इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक जो एनसीईआरटी में 38 पेज का होता, 38 पेज का होता था, उसको मैंने समराइज करके अपने रिवीजन के लिए 5 पेज बनाए थे मैंने ऐसे। और मैं पता है मैंने अपने आप से क्या मतलब मजाक में कि मैंने दोस्तों को अफवाह पाई, मैंने कहा भाई मैं तो पी ब्लॉक का रिवीजन वॉशरूम में जाकर करता हूँ। मैं भाई सुबह उठता हूँ और पर्ची लेके जाता हूँ, पलट दिया, पर्ची तो पलटनी है, बैठे रहे अपना। हाँ, तो मतलब इतनी बेइज्जती कर रखी थी मैंने पी ब्लॉक की, क्योंकि पी ब्लॉक नहीं आता था लोगों को। लेकिन वो तब किया जब मुझे अपने नोट्स बनाए अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता था उसको मैंने एक दिन में नहीं बनाया, ऑब्वियसली 4 बार बनाए, तब जाके वो 5वीं बार में अच्छा बना कि इतना ही मुझे पढ़ना है। अब मुझे अमोनिया का फॉर्मूला थोड़ी ना पढ़ना है, मुझे पता है अमोनिया का रिएक्शन क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होती है, मुझे जो नहीं आता उसका बनाना है मुझे नोट्स। तो बहुत सारे फिल्टर्स लगाए तब जाके आप बनोगे। तो ये कोशिश करो, और हर एक आदमी अपने आप से अलग है भाई। ये कोई ये मत सोचना दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। ये सबसे बड़ा ये फोमो जो क्रिएट होता है ना, सबसे गलत चीज़ है। आप अपने आप में यूनिक हो, आपका दिमाग अलग है, उसके न्यूरॉन्स अलग काम कर रहे हैं, आपके अलग काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है बट अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग रखना कि भाई साहब ये नोट्स अच्छा बनाएगा जो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके नोट्स से आपका सिलेक्शन ऐसा जरूरी नहीं। हेल्प हो सकती है बट सबके अपने अपने चल रहे हैं। दोस्तों से अगर कंपटीशन रखना है, हेल्प रखनी है, तो उनसे पता है किस चीज़ की हेल्प रखो, क्वेश्चंस करने की। नोट्स की मत हेल्प रखो कि उसके नोट्स सुंदर है उसके नोट्स नहीं, वो किस कोचिंग में पढ़ रहा है उससे नहीं फर्क पड़ता। हम लोग क्या करते हैं, किसी और कोचिंग में पढ़ रहा है भाई तो अपना टेस्ट दे, टेस्ट तो दे, दोस्त है तो हेल्प करेगा। दूसरे का टेस्ट लिया, खुद भी अटेम्प्ट कर रहे, हम अपना टेस्ट उसको दे रहे। ये दोस्ती का रियल मीनिंग है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो कोशिश करिएगा कि ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, बस ज़्यादा नहीं। मैंने ये बोला ना, अभी से डिसाइडेड है, जनवरी फरवरी तक आते आते रैंक सिक्योर, सिलेक्शन सिक्योर करना है, और प्लस उसके बाद ये काम कर लो, रैंक बूस्टर काम करना है। रैंक बूस्ट करना है वो आपको लास्ट में आएगा, फरवरी के बाद। उस टाइम बहुत सारे लोग मतलब सिलेक्शन से आउट हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो कोशिश करो इन सब चीज़ों की, ठीक है ना। मतलब कहने को 10 महीने हैं बट शायद पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को, ठीक है ना। ऐसे पलक झपकते बीतेगा ना कि ये दिन याद आएगा कि भाई, ठीक है। इसलिए सारी वीडियो रिकॉर्डेड जा रही है, तुम्हारे चेहरे भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है, कि बेइज्जती फील हो ना। हाँ, ऐसा होता ना कि भाई जैसे आज मान लो मैं बोल दूं कि इस वीडियो के नीचे आके लाइक करना और लिखना कि मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा, और 10 महीने बाद इसी वीडियो को डिलीट कर रहे हैं कि ना ना भाई इसको नहीं देखना गलती से, ठीक है। जैसे होता है, ये मेहनत का है। ये सब चीज़ें कहना बहुत आसान है। हम लोग से कोई बोलता है, जैसे हम टीचर्स में आपस में बोलते हैं कि पहले दिन हर एक टीचर पहले दिन बैच में जाता है ना, एकदम भोकाली बनाता है कि भाई ये हो जाए, 10 दिन बाद सब साइड। क्यों? क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मॉडरेट वर्क करो, जैसे मुझे लगता है मॉडरेटली वर्क करो, बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप मॉडरेट चुपचाप लगे रहो, एक दिन आएगा जब सबसे आगे निकल जाओगे। अभी कोई हो सकता है तुमसे ज़्यादा शानापंती कर रहा हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, 5 महीने बाद देखना कौन कहाँ पर होगा। चुपचाप करते रहो, ये छोटी छोटी चीज़ें रिवीजन करना है, इसका प्लान करो, ये टारगेट टेबल बनाओ, खुद के लिए बनाओ और कोशिश कर, ठीक है ना, पक्का हो जाएगा। सर फोकस कैसे इंक्रीज करना है? मतलब मेरा फोकस नहीं हो पाता, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती मैं फोकस। तो वो तभी फोकस, देखो 2 तरीके हैं। मैं तुम्हें एक टाइम दे, जैसे एग्जाम से पहले क्यों फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम कम हो जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम डेली लाइफ में जी रहे हो, जैसे अभी टाइम बहुत है तो हमारा फोकस अभी कम होता है। जैसे ही जब टाइम नज़दीक आएगा ना, जैसे सैटरडे को बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। पूरे इंडिया का जितने पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा हाईली फोकस डे होता है सैटरडे। सैटरडे को भाई सब के सब ऐसे धड़ाधड़ घुसा रहे होते दिमाग में कॉन्सेप्ट की, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपको डेडलाइन दिखती है कि परसों एग्जाम है, कल एग्जाम है, इसीलिए आपका फोकस बढ़ जाता है। अब वही सेम चीज़ घर पे रखो। जैसे मैंने अपने लिए रखा था कि मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा, जैसे मैं टारगेट टेबल बनाया था, तो टारगेट टेबल में क्या था कि मैं अपना रात का जो डिनर है ना, जैसे मैं मेस में, मतलब जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता है मेस में खाने का होता है, तो उसका टाइम होता है कि यार 10 बजे तक मैक्सिमम खुलेगी। तो मेरा टाइम था कि भाई, क्योंकि मेरी कोचिंग जल्दी सुबह स्टार्ट हो गई, तो मेरा था कि भाई मैं सबसे लास्ट कस्टमर क्यों ना हूँ, बट मैं अपना टारगेट कंप्लीट करके जाऊँगा, चाहे वो दाल के बदले पानी ही क्यों ना मिले। हो सकता उस चक्कर में 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरा खाना ही छूट गया है,
क्योंकि आप खुद को अपने आप को पनिश करते हो कि यार नहीं यार ऐसे नहीं करूँगा मैं, मुझे पता है 2 साल अभी 10 महीने हैं, बहुत टाइम है, हर एक दिन है, लेकिन वो तब आदत डाल लोगे ना, जैसे एक बार आपने आदत डाल दी, उसके चक्कर में पता है क्या हुआ कि मेरा टारगेट बहुत जल्दी कंप्लीट होने लगा। 2 दिन भूखे रहे रात को, अगले दिन सुबह ऐसी नींद खुल जाती थी क्योंकि रात भर भूखे हो, तो सुबह नींद खुल गई, टारगेट अगले दिन का टारगेट भाई साहब मतलब रात के 7 बजे ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो आपको ना एक डेडलाइन होती है, जैसे मान लो फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, अब फिजिक्स के क्वेश्चन में बोलूँ 50 करने हैं, तुम पता है 3 घंटे ले लोगी, क्यों? क्योंकि सर ने तो बताया ही नहीं टाइम कितना लेना है, लेकिन वही 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तुम एग्जाम हॉल में 1 घंटे में अटेम्प्ट करती हो, वही 50 क्वेश्चन होते हैं ना, तो अप्रोच चेंज हो जाता है। वही जो पैनिक मोड जब एग्जाम हॉल में शुरू होता है उसको घर पे करो ना। तुम्हें पता है मोबाइल में एक फीचर होता है टाइमर, घड़ी मिलती है 100 रुपये घड़ी मिल जाएगी एक टाइमर लगाने की, रिचार्ज करने से बेटर वो टाइमर खरीद लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे जैसे बायो के क्वेश्चंस करने होते हैं तो मुझे पता है कि अगर 100 क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए 50 मिनट का टाइमर लगाया, बायो में इस तरह से करना है, फिजिक्स में करना है 50 क्वेश्चन 50 मिनट 1.5 घंटा जो भी करना है। अगर आप पहली बार उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो तो टाइमर थोड़ा सा लंबा रखो, और दूसरी बार कर रहे हो तो थोड़ा कम करो, तीसरी बार और कम करो। इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करो। फोकस बढ़ाने के लिए मतलब कोई जादू टोना नहीं होता, फोकस कॉन्फिडेंस ये सब टाइम के साथ सही होता है। और फोकस के लिए बस टारगेट बनाओ और अपने आप को पनिश करो। पनिश इन द सेंस कि ऐसा नहीं कोई मारना मत शुरू करना भाई, हाँ वी डोंट सपोर्ट एनी टाइप ऑफ वायलेंस, वायलेंस नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि नहीं यार मुझे अगर नहीं कराना मोबाइल नहीं छुएंगे। और लेक्चर देखते हुए फोकस कैसे करना है, क्योंकि लेक्चर देखते हुए मतलब डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है माइंड में एक टाइम पे। हाँ तो उसके लिए वही है ना कि अब जैसे तुम्हें क्या बोला, सबके ना अलग अलग कंसिक्वेंसेज हैं। अब टारगेट कैसे अचीव होगा, जब हमने टारगेट लिया तो हमने क्या लिया है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लास करेंगे, उसका 1/3 टाइम में रिवीजन करेंगे। अगर लेक्चर में डेविएटेड रहोगी ना तो इतना जान जाओ 1/3 टाइम में रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। 1/3 टाइम में रिवीजन नहीं होगा, टारगेट अचीव नहीं होगा, टारगेट अचीव नहीं होगा तो रात तक फिर खाना गायब हो जाएगा। मम्मी को बता दें, घर पे रहते हो हॉस्टल में रहते हो तो मम्मी को बता दिया करो कि मम्मी ये बॉक्स हैं इसमें टिक होगा, तो या तो अगर फर्जी करोगे तो बता देना, कॉपी चेक कर लें। मम्मी लोग सबसे बेस्ट होते हैं, बहुत प्यार से हमें बात करते हैं हम लोगों से, तो उनको बता दो जिनके मतलब जो आसपास घर में रह रहे, भाई ये टारगेट टेबल है, इसको टिक मार दिया तभी खाना देना, नहीं तो कोई बात नहीं, बस हो गया। और क्या सर लाइक जैसे आपने बोला कि क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लेना है, हाँ एंड उसके बाद बट जैसे स्टार मार्क कर लिए क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स के रोज टॉपिक्स हुए एंड साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व हुए मॉड्यूल के, एंड बट कुछ क्वेश्चंस है लाइक जो 5 to 10 सेकेंड्स में मतलब हो गए, अच्छे से हो गए, एंड वो स्टार मार्क में नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जब हमने सॉल्व किया रिविजन के टाइम मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया एज ए लाइक नज़र पड़ गई, तो फिर वो क्वेश्चन जो पहली बार में अच्छे से एकदम सॉल्व हो गया था, 1 सेकंड में सॉल्व हो गया था, अब उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा कि उस टाइम कैसे सॉल्व किया था, अब नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने स्टार मार्क करने के लिए बोला तो ना, अब देखो 2 तरीके हैं। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स का एक सिंपल से कैलकुलेशन बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, एटम्स निकालना, ये वाला स्टार मार्क पता है किसको करो, जैसे ना आप कभी मॉड्यूल में देखोगे तो एक मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आते हैं, तो अब नंबर ऑफ मोल्स का मैं चाहता हूं कि मैं एक ही क्वेश्चन करूं, उसमें सारे एस्पेक्ट मेरे याद आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा, मैच द कॉलम में जाऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन देखोगे जाके मिलेगा तुम्हें जिसके अंदर उसने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पूछ रखा है, एटम्स निकालने का पूछ रखा है, इलेक्ट्रॉन, बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एग्जाम टाइम पे इसको भी रिवाइज करके जाना है। मैंने ये नहीं बोला कि 25 के 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट होने चाहिए, तुम गलत तरीके से सोचोगे। मैंने क्या बोला, आप मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पकड़ लो ना, ऐसे 25 क्वेश्चन पूछो कि आप जो बेसिक से लेके आपका अच्छे लेवल तक के सारी चीजें कवर कर रहे हो, तो उसको पकड़ो। सो बट लाइक फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हाँ क्वेश्चन कर लिए थे, अब अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मतलब सारे क्वेश्चन दोबारा से करना। नहीं तो तुम इसका मतलब टेस्ट जो रिवीजन कर रही हो, बहुत लंबे टाइम के बाद कर रही हो, 2 चीजें हो सकती है ना। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है तो भाई अगर तुम उसका रिवीजन बार बार करोगी तो तुम्हें बार बार याद करने की जरूरत थोड़ी ना है कि भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है, कितना लेंथ होता है, वो तो बेसिक चीज़ हो, तो उसमें याद करेंगे टेक्निकल टर्म्स कि भैया स्मॉल इंटेस्ट कहाँ से जुड़ता है, कहाँ पे होता है, ये बेसिक चीज़ें याद रखनी होंगी। ऐसा थोड़ी ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन डिफरेंस ही भूल जाएगा आदमी। अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हो तो आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप ये देखो कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, कहाँ पर कौन सा बेंड कहला रहा है, किधर से कौन ज्वाइन हो रहा है, ये जो बहुत अच्छे टर्म्स है उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ऐसा थोड़ा कि बॉडी ही भूल जाओगे कि सर आपने पहले मतलब लीवर से ऊपर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया, ऐसा नहीं होगा ना, सब ठीक से बनाएंगे। तो जब रिवीजन करते हो तो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। अगर ऐसा लगता है तो तुम्हें लग रहा है कि मैं जल्दी भूल जाती हूँ ना,
तो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल लोग 15 दिन पे कर रहे हैं, तुम 7 दिन पे करो, पेज पलट लो ऐसे कि हाँ यार ये पेज पलट लिया, रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, ठीक है ना। सर जैसे टेस्ट में ना मतलब मेरे नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स हो गए, बट जब टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो फिर 100% श्योर रहती हूँ कि यही ऑप्शन होगा, बट देन फिर वो गलत हो जाता है और नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करने का, देखो भाई बहुत सही क्वेश्चन पूछ रखा है, हम लोग सब लोग नेगेटिव मार्क्स से ही परेशान रहते हैं, पॉजिटिव पे तो ध्यान ही नहीं रहता हमारा। हमारी हालत यही बोल तो रहा हूँ, एग्जाम हॉल में हमें लगता है, जैसे कितनी बार तो मैं एग्जाम हॉल में यही सोचता था कि टेस्ट के बाद, जैसे यहाँ पर भी डिस्कशन होता होगा ना, टेस्ट के बाद सर पूछ रहे किसके कितने मार्क्स आए, तो मैं बता तो रहा हूँ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे लग रहा है कि मेरी तो बायोलॉजी पूरी सही हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ मैम अगली क्लास में पूछेंगी तो मैं क्या रीजन दूंगा, अंदर अंदर इंटरव्यू देने की तैयारी चल रही है, और पता चला सबसे ज़्यादा गलत मार के आ रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि आप 20 क्वेश्चन सही कर रहे हो और 30 क्वेश्चन गलत कर रहे हो। नेगेटिव मार्क्स आप पता है कैसे आइडेंटिफाई करो, आप हर एक टेस्ट का एनालिसिस बनाओ। जैसे मान लो होता क्या है ना कि अब जैसे अपनी मिस्टेक बुक बनाई है तुमने, डायरी बनाई है, तो एक टेस्ट की एनालिसिस डायरी बना लेते हैं। जैसे मतलब इस सब चीज़ों में बिलीव करते हो तो कि हाँ मुझे अपने आप को कैसे चेक करना है। जैसे मैंने टेस्ट के लिए अपनी डायरी बना रखी है, मुझे पता है कि मैं बायो में जाता हूँ तो मेरी ये टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। जैसे बायो में मेरी कॉमन मिस्टेक क्या होती थी कि मुझे एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से याद होते थे, तो पहला एग्जाम्पल देखा टिक मार दिया क्योंकि वही याद है। मुझे लगता था अगला क्यों पढ़ूं, पता चला भूल जाऊंगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। पता चला नीचे आते थे ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, ये मेरी अपनी मिस्टेक है। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, जब मैंने अपने बार बार मिस्टेक्स को देखा कि यार ये ऐसे कॉमन मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। तो जब तुम मिस्टेक्स कर रही हो ना, तुम्हारी अपनी मिस्टेक्स, बोला चाहिए कि तुम्हारी अपनी मिस्टेक्स अलग अलग टाइप की हो सकती है। हो सकता है एकदम ही रैंडम हो, एग्जाम हॉल में एकदम तुक्का मार रहे कि भाई सब गए और कुछ नहीं याद आ रहा, बस तुक्का मार दिया। तो गलत करते एग्जाम हॉल में यही तो नहीं पता चलता ना गलत कर रहे। तुम्हें पता चल जाए, एआई अगर बता दे साइड में कि गलत करो, थोड़ी तुम गलत मार्क करोगे। तुम्हें कोई मैकेनिज्म आ जाए थप्पड़ मारने वाला एग्जाम हॉल में, कोई गलत कर ही नहीं पाएगा। वही तो हमें कंट्रोल करना है ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने घर पे आके एक बार चेक करो कि मैंने ये मिस्टेक्स क्यों करी, आखिर एग्जाम हॉल में सोच क्या रही थी। जैसे आपको ना पता होती है कि यार आपने मिस्टेक्स कैसे करी हैं, किस टाइप की मिस्टेक करी है। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, मुझे अपने टाइम के अपने एग्जाम सॉल्व याद है कि भाई मैं कैसे कैसे मिस्टेक्स करता था। मुझे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता था, मतलब जैसे ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था मुझे ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी कि भाई मैं घर पे लिखता था ना, तो मैं एग्जाम हॉल में तुम अच्छे न्यूमेरिकल्स में बहुत जल्दी कर लेता था, बट जहाँ पूछ दिया ना कि भाई ये रैंडम है, उसके अपोजिट में आंसर देना है, मैं बहुत परेशान होता था, मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है। मैं कभी कभी सच मतलब होता है ना 2x4 लिख के आंसर 4 मार रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे सब कॉन्सेप्ट में 2x4 है, तो मैं 4 ऑप्शन टिक मार रहा हूँ। कितनी मिस्टेक मेरी ऐसी हुई है कि मेरा आंसर 3 आया है और ऑप्शन 3 टिक मार दिया, जबकि ऑप्शन 3 1 में था। तो ये मिस्टेक्स आपकी अपनी होंगी। आप अगर कॉन्सेप्चुअली गलत कर रहे हो ना, अगर कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ अपने रिवीजन पे टीचर से मिलो, डाउट्स पूछो। अगर आप नॉर्मल गलत कर रहे हो कि एग्जाम हॉल की गलतियां कर रहे हो जो कि एग्जाम हॉल में जाके होती हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं होती हैं, एग्जाम हॉल में जाके जो गलतियां होती हैं उसको ना घर पे आके सोचो कि आखिर मैंने ये करते टाइम क्या सोचा था। उससे अगले एग्जाम में जाओगे तो अलर्ट रहोगे, और उसको लिख लो। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लो। जैसे मैं लिख के रखता था कि भाई मैच द कॉलम करूंगा, तो जैसे जो वो लोग एडवांस का देते हैं ना, उसमें मैच द कॉलम में एक ऑप्शन के 2-3 होते, और मतलब नीट में भी अभी उस तरह का आया नहीं कि एक ऑप्शन के 2-3 हो, तो उसमें मैं लिख के रखता था कि भाई मैच द कॉलम करने जाऊंगा तो इस मैच के लिए मैं सारा ऑप्शन चेक करूंगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी करने के चक्कर में गलत कर लेता था वो। तो ये आपकी अपनी मिस्टेक्स हैं। 2 टाइप की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, टीचर्स को पकड़ो, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली टीचर्स को पकड़ो, और अगर लगता है कि प्रैक्टिस की या कुछ और रीजन है तो उसके लिए खुद के ऊपर थोड़ा वर्क करो, खुद को ज़्यादा अच्छे से समझाओ, ठीक है। सर 4 सब्जेक्ट होते हैं ना सर, चारों सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तो मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी हो सकता है बॉटनी जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं ना जो आसान से होते हैं। मतलब ऐसा मुझे भी लगता था, इस चक्कर में वो खराब हो गया, बट उसकी प्रैक्टिस करना, उसको रिवाइज करना एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा आसान होता है। तो उस सब्जेक्ट को मैनेज करो। जैसे मान लो बॉटनी जूलॉजी तुम्हें लास्ट ईयर का करना है, तो जैसे अब जूलॉजी 11th की मुझे भी लगता है कि बहुत आसान सी थी, क्योंकि भाई थोड़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, कोई भी पढ़ लेता है, ठीक है। तो जूलॉजी के लिए मैं पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे। जूलॉजी के लिए क्या करेंगे, उसको डबल की स्पीड लगाओ, ट्रिपल की स्पीड लगाओ, बस काम की चीज़ देखो।
टाइम को जितना हो सकता है, डबल ट्रिपल की स्पीड में क्या है, 1 घंटे का लेक्चर 15 से 20 मिनट 25 मिनट में खत्म हो जाएगा, वन शॉट से भी हो सकता है। आज के टाइम पे बायो पढ़ना और आसान इसलिए क्योंकि मैं जैसे पॉडकास्ट है, बायो के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ रिवाइज कर सकती हो तुम। तो 2 सब्जेक्ट मैनेज करो वैसे, और 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। फिजिक्स टाइम टेकिंग है, टाइम लगाइए। केमिस्ट्री में जो फिजिकल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज करने पे है। ऑर्गेनिक तो 12th में आता है, ऑर्गेनिक तो अब जाके 12th में है। ऑर्गेनिक में तो टेंशन लो ही मत, जो फिजिकल है वो 11th में बीत चुका है, इनऑर्गेनिक का बेसिक बीता है। ऑर्गेनिक तो मेजर ऑर्गेनिक तो अब आ रहा है 12th में, तो 12th की ऑर्गेनिक अच्छी कर लो। फिजिकल में 2-3 चैप्टर करे ही होंगे, जो बचे हुए चैप्टर है उसको बाद में जनवरी फरवरी जब आएगा दिसंबर के आसपास उस टाइम पे कर लेना। बट मेंटली प्लान बना के चलो। अगर तुम्हें पता चल गया है कि 11th बर्बाद है तो उसके लिए सोच के चलो कि भाई मुझे ये कंपनसेट करना है। संडे आ रहा है, एग्जाम नहीं है, तो बैठ के उस दिन पूरा एक चैप्टर कर लिया कि भैया एक काम करते, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा कर देते, बैठ के कर जाओ। क्योंकि करना तुम्हें ही है, एग्जाम तुम्हें देना है, किसी टीचर को किसी दोस्त को नहीं देना है। मैं ये बोल तो रहा हूँ बट तुम्हें करना है। मुझे अगर लगता है कि 6 घंटे बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमें सोचो ना, हम लोग को शायद तुमने देखा नहीं होगा, स्टूडियो देखी है, इतनी सारी लाइट्स होती हैं, तुम्हें मतलब इमेजिन नहीं, 12 घंटे की क्लास चल रही है। क्यों? क्योंकि पता है नहीं यार, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर भरोसे बैठे हुए। 8 घंटे की क्लास लगातार चल रही है, तुम बैठ के पढ़ रहे परेशान हो रहे होते, क्योंकि हमें पता है कि नहीं यार ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि यार मुझे ये 11th का टॉपिक करना है, मुझे करना है तो करना है। तुम्हारा ही नहीं, सब लोगों का। 80% जनता का 11th बर्बाद होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट वही है, जो प्रैक्टिस करता है वो आगे आ जाता है। ठीक है ना? तो कोशिश करो 11th सही करो। ठीक है सर, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी या फिर नोट्स क्या पढ़ना चाहिए? केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एनसीईआरटी या फिर नोट्स, किस पे ज्यादा फोकस करना नहीं चाहिए? है। देखो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इवन की फिजिकल, केमिस्ट्री और बायो की तो एनसीईआरटी करो ही करो। नोट्स चाहे जो भी करा रहा हो, जो भी टीचर्स कर रहा हो, एनसीईआरटी रीड करना है। अगर आपके स्कूल में या क्लास में बहुत अच्छे से कराया जा रहा है तो एनसीईआरटी को रिवीजन के लिए लिखो। लाइक उसको एक पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, बस पढ़ लो उसको। ठीक है ना? एनसीईआरटी करनी है, केमिस्ट्री और बायो में तो करनी ही करनी है। ठीक है, चलो ओके।